नमस्कार, मैं रविश कुमार। 2000 का नोट कब से चलन में कम होता जा रहा था, नाम मात्र का ही दिख रहा था। इस नोट को लाया गया कि काला धन और भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब इसे विदा किया जा रहा है कि इससे काला धन और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जिस देश का गोदी मीडिया एक बाबा को रातों रात महान बना देता है, उसी देश में इस तरह के तर्क रातों रात चला दिए जाते हैं। 2000 के नोट को लेकर नोटबंदी के ठीक अगले दिन यानी 9 नवंबर 2016 को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल किया था कि 1000 का नोट हटाकर 2000 का नोट लाने से काला धन की जमाखोरी कैसे कम हो जाएगी। राहुल गांधी के कहने का मतलब यही था कि 1000 के नोट से जमाखोरी हो रही है तो 2000 के नोट से डबल जमाखोरी होगी। फिर ये नोट क्यों लाया जा रहा है? राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाले अब पूरे जोर शोर से उन्हें सही साबित करने में लगे हैं कि काले धन की जमाखोरी बढ़ गई थी, इसलिए 2000 का नोट वापस किया जा रहा है। आपसे इस वीडियो के जरिए बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कारण आप जानते हैं। आप सभी की संवेदनाओं के लिए बहुत आभार। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। खबरों और फैसलों के जरिए आपके साथ जो खेल खेला जाता है उसे समझने में मदद मिल सकती है। इतना बड़ा फैसला तब लिया गया जब प्रधानमंत्री विदेश में हैं। एक समय तो ऐसे फैसले की घोषणा प्रधानमंत्री ही किया करते थे। याद है ना, 8 नवंबर 2016 को अचानक टीवी पर आ गए और नोटबंदी का ऐलान कर दिया। इस बार यह फैसला रिजर्व बैंक ने सुनाया है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वित्त मंत्री का कोई बयान नहीं आया उस दिन, ट्वीट भी नहीं आया। यह सब क्या बता रहा है? पटना से सुशील मोदी का बयान आ जाता है और वो भी अजीब अजीब तर्क दे देते हैं कि अमेरिका में $100 का नोट है तो भारत में 2000 का क्यों होना चाहिए? ये पहले नहीं पता था। और आप ये बताइए कि क्या भारत की जनता ने अपनी तरफ से ये लिखकर दे दिया है कि हमारे पास दिमाग नहीं है, आप जो कहेंगे हम सही मान लेंगे? जब यह नोट आम चलन में नहीं था तब यह फैसला क्यों लिया गया? वो भी इतने बड़े फैसले का ऐलान रिजर्व बैंक गाइडलाइन के जरिए करता है। काला धन मिटाना है तो 30 सितंबर तक नोट बदलने का समय क्यों दिया जा रहा है? ये कौन सा बदलना हुआ? क्या यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि देश में जो चर्चाएं चल रही हैं उनकी धारा मोड़ दी जाए? मोदी राज में समय समय पर बड़े फैसले के नाम पर जनता को इसी तरह से सदमे में डाला जाता रहा है ताकि सनसनी पैदा हो, झुरझुरी मच जाए और लोगों को लगे कि हां भाई सरकार चल रही है। एक दिन पहले चर्चा हो रही थी कि किरण रिजिजू सुप्रीम कोर्ट को भला बुरा कह रहे थे, टकराव मोल ले रहे थे, इसलिए किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर धरती का विज्ञान वाले मंत्रालय में भेज दिया गया। 24 घंटे भी नहीं बीते कि मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नियंत्रण रहेगा। जबकि कई महीनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फैसला दे दिया था कि चुनी हुई सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिए। तब अध्यादेश क्यों लाया गया? ट्रांसफर पोस्टिंग कौन सी अर्जेंट चीज है कि इसके लिए अध्यादेश लाया गया? क्या यह सुप्रीम कोर्ट से टकराव नहीं है? जब फैसला आ गया है तो स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है? जब टकराव ही मोल लेना था तो इस पर पन्ने क्यों भर दिए गए अखबारों के कि टकराव के कारण किरण रिजिजू को हटाया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली कारण आपसे छुपा लिया गया है? कर्नाटका में एक नई सरकार शपथ ले रही है। एक ओबीसी नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। चाय वाले की चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन गरेड़िया परिवार का कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, वो हेडलाइन कहां है? वो छोड़िए, ये हेडलाइन कहां है जो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया है? श्रीनगर में G20 की पर्यटन मंडली की बैठक होने वाली है। चीन ने कह दिया कि वह बैठक में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि यह बैठक जम्मू कश्मीर में हो रही है और चीन जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है, तो क्या अब भारत चीन को भारत आने से रोकेगा? चीन के राष्ट्रपति सितंबर में भारत आएंगे, उससे पहले चीन यह सब कहने लगा है। उधर जापान चाहता है कि भारत स्टैंड ले
कि कोई देश किसी देश पर कहीं भी हमला ना करे। जापान के राजदूत का यह बयान छपा है अखबारों में। उसका इशारा रूस को लेकर है। जापान में G7 की बैठक हो रही है। यहां प्रधानमंत्री ने गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। गोडसेवादी ठीक से देख सकते हैं कि ये गांधी ही हैं। राजनयिक दौरों को लेकर बारीकियों पर बहस कम होती है, फोटो पर ज्यादा हो रही है कि कौन किससे मिल रहा है। यह नहीं बताया जाता कि मुलाकात का नतीजा क्या निकला और क्या बातें हुई। मैं इसे डीपी डिप्लोमेसी कहता हूं। डीपी डिप्लोमेसी का मतलब यह हुआ कि आप किसी देश के राष्ट्र प्रमुख के साथ फोटो खिंचा लें और उसे लेकर व्हाट्सएप की डीपी में लगा दें, इंस्टा पर डाल दें, ताकि लाइक्स मिलने लग जाएं और तारीफ होने लगे। लोग समझे कि प्रभावशाली लोग आपकी पहुंच में हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते तो होंगे ही, लेकिन केवल फोटो पर ही जोर हो, इतने बड़े देश के लिए शोभा नहीं देता। मैं मुद्दे से भटक नहीं रहा हूं। मुझे पता है कि यह वीडियो 2000 के नोट वापसी पर है, लेकिन इन संदर्भों से यही बताना चाह रहा हूं कि कैसे हेडलाइनें बनती हैं और कैसे लाइनें तय होती हैं। श्रीनगर की बैठक में चीन का नहीं आना यह कोई मामूली बात नहीं है। जिस कश्मीर में आज तक पता नहीं चला, आज तक, कि 2019 में किसके बुलावे पर यूरोपियन यूनियन के कुछ अजीबोगरीब सांसद कश्मीर का दौरा कर गए, तब जब विपक्ष को भी वहां जाने से रोक दिया गया था। कोई माडी शर्मा थी, उनके बुलावे पर यह सांसद श्रीनगर आ गए। उन माडी शर्मा का आज तक पता नहीं चला कि यह कौन है, जैसे आज तक पता नहीं चला कि नोटबंदी का असली लाभार्थी कौन है। आप तो हैं नहीं, आपकी तो मेहनत की कमाई सड़कों पर गोबर हो गई, तो इस फैसले का कोई तो लाभार्थी होगा। माडी शर्मा को खोज सकते हैं तो बुलाकर पूछ लीजिए। एस जयशंकर विदेश मंत्री चाहे तो अंग्रेजी में ही बता दें कि माडी शर्मा कौन थी। अब आपको पता चला कि रवीश कुमार ऑफिशियल देखने से आप किस तरह से जागरूक बनते हैं। आपकी जेब काट ली गई, मैं यही बता रहा हूं। याद दिलाने से बातें चुपती हैं। हमने बस इस बात को लेकर संदेह किया है कि अचानक 2000 का नोट बदलने का, वापस लेने का फैसला क्यों लिया गया। क्या इसलिए कि आप जिन चीजों को लेकर बात कर रहे थे उन्हें वहीं छोड़कर इस तरह से तथाकथित और अतार्किक बड़े फैसले में उलझ जाएं और मजबूत नेता की तस्वीरें देखने लग जाएं। अतार्किक और तथाकथित इसलिए कहा कि इस 2000 के नोट से काला धन खत्म करने का दावा किया जा रहा था और अब इसे इसलिए वापस लिया जा रहा है कि काला धन बढ़ गया है इसी से। तो क्या मोदी राज ने अपना असर खो दिया है? अगर मोदी राज दिन ब दिन ठोस काम कर रही थी, बेईमानी पर नजर रख रही थी, तब काले धन की जमाखोरी इतनी कैसे बढ़ गई कि 2000 का नोट ही वापस लेना पड़ रहा है? अभी कर्नाटका के चुनावों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कौन हारा? बीजेपी हार गई। उस पर 40% कमीशन खोरी का आरोप लगा और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी पर भरोसा नहीं किया। आपको एक घटना की याद दिलाता हूं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान हुआ। उसके 5 दिन बाद प्रधानमंत्री कर्नाटका के बेलगावी में सभा कर रहे थे। वहां आई भीड़ को दिखा दिखा कर देश को बता रहे थे कि जनता नोटबंदी के समर्थन में आई है, उन पर विश्वास करती है। वे कभी जनता से हाथ उठाकर तो कभी ताली बजाकर बताने के लिए कह रहे थे कि पूरा देश नोटबंदी के इस फैसले के साथ है। इस सभा में प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा था। उस दौरान प्रधानमंत्री गरज रहे थे, ललकार रहे थे, रो भी रहे थे। गोवा में कह दिया कि मैंने 50 दिन का वक्त मांगा है, कोई कमी रह गई है, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा इरादा गलत निकल जाए तो आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा तय करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ना तो उस सजा का पता चला, ना उस चौराहे का, ना उस गलती का, ना उन कमियों का। क्या प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए थी? मगर तब आप जनता जोश में थे, लगा कि वाह क्या बात है। अब बताइए कि कौन सी कमी रह गई है, कौन सी गलती हो गई कि आप 2000 का नोट छापकर फिर उसे वापस ले रहे हैं। और रही बात सजा की, तो प्रधानमंत्री तो विदेश दौरे पर हैं, सजा आप काटेंगे बैंकों में लाइन लगकर। डू यू गेट माई पॉइंट? नेता को पता है कि जनता भोली भाली है, इसलिए लोगों से कहा गया कि आप केवल हाथ उठाकर या ताली बजाकर इसका स्वागत कीजिए।
यह फैसला राजनीतिक फैसलों के इतिहास में एक बुरा लेकिन मील का पत्थर बनकर जीवित रहेगा कि जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है और जनता मूर्ख बन सकती है। इसके अलावा नोटबंदी से कुछ और साबित होता हो, आपका भला हुआ हो, तो कृपया मुझे जरूर बताइए। यह बात बोगस और बकवास है कि काला धन समाप्त करने के लिए 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं। 2020-21 में 2000 के नए नोट नहीं छापे गए। बाजार में 2000 के नोट का चलन भी तेजी से घटने लगा। एक समय 6,72,000 करोड़ के बराबर के 2000 नोट चल रहे थे, मगर मार्च 2023 तक आते आते घटकर 3,62,000 करोड़ पर आ गए। करीब 3.25 लाख करोड़ के नोट वापस लिए जाएंगे। तो जो जमाखोर है उसे यह बात 1 मिनट में समझ आ गई होगी कि 2000 का नोट कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए वो 2000 के नोट में क्यों जमाखोरी करेगा, और कर भी रहा होगा तो उसने बदल लिया होगा। बेहतर है कि सरकार ही बता दे कि क्या 500 के नोटों की जमाखोरी नहीं हुई। अगर 500 के नोटों की गड्डियां जमाखोरी या छापे में पकड़ी जाती हैं तो क्या इस आधार पर 500 के नोट बदल दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे? पत्रकार विवेक कौल ने लिखा है कि ऐसे ही 2000 के नोट कम हो रहे हैं। कुछ वर्षों में इनकी संख्या 5% से भी कम हो जाती तो यह सब करने की जरूरत नहीं थी, बशर्ते, ध्यान से सुनिए, बशर्ते किसी और को राजनीतिक तौर पर अस्थिर करने की नीयत ना हो। लेकिन अगर यह नीयत होगी तो फायदा भी किसी को हो रहा होगा। इन सवालों का उत्तर आप नहीं जानते हैं। विवेक कौल ने एक हिसाब लगाया है कि जो नोट इस वक्त चलन में है 2000 का, उसे बदलने के लिए सभी को बैंकों के 18 करोड़ से ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। पत्रकार एम.के. वेणु ने लिखा है कि जिनके पास 2000 के 2 करोड़ रुपए होंगे, उन्हें अपना नोट बदलवाने के लिए 1000 बार बैंक जाना पड़ेगा, वो भी 130 दिनों के भीतर। काश मेरा भी गणित इतना अच्छा होता कि इस तरह के हिसाब खुद से निकाल लेता। एक बार फिर से बैंकों के कैशियर के पसीने छूटने वाले हैं। और एक बात, जनता के साथ इससे बड़ी बेईमानी और उसका अपमान नहीं हो सकता कि हर 2000 के नोट को काला धन कह दिया जाए। बहुतों की मेहनत की कमाई भी है। ऐसा नहीं है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था या जनता के जीवन पर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही महसूस होगा, ये लोग मंदिर का फोटो लेकर आ जाएंगे आपके सामने, या किसी बाबा को आपका बाप बना देंगे कि इनको सुनो, असली मुद्दों पर चर्चा मत करो। जब से ये कैंपेन शुरू हुई है, हम कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, हम बीजेपी की नेताओं को और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रहे हैं कि मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। तो जब मैंने देखा मूडबिजली से आते हुए कि चुनाव में शायद पहली बार के लिए प्रधानमंत्री जी महंगाई, विकास और आपके जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर रहे थे, तो मैं बहुत खुश हुई। आते आते अपना फोन देख रही थी, फिर से न्यूज देखी और लो भाई फिर से पटरी से उतर गए। फिर से विकास की बात छोड़ दी, महंगाई की बात छोड़ दी, रोजगार की बात छोड़ दी और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज की बातें करने लग गए और कोई दूसरे देश विदेश की बातें करने लग गए। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि जनता को अपनी चीजों पर, अपने मुद्दों पर बात और चर्चा चाहिए। एक कविता का अंश था ना, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं समझाती हूँ यह बात पूरी तरह से गलत नहीं है। 2024 का चुनाव आ रहा है, आप देखिएगा, भव्य इमारतों और भव्य बाबाओं से गोदी मीडिया अपनी जगह भर देगा। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे, महंगी शिक्षा, ये सब गायब हो जाएंगे। आपके जीवन में क्या बदलाव आया इन 10 वर्षों में, इस पर चर्चा नहीं होगी। कोई बाबा ललकार रहा होगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, बल्कि यह काम अभी से शुरू हो गया है। काला धन पकड़ना मकसद होता तो इस तथाकथित ईमानदार सरकार के रहते इस तादाद में काला धन का निर्माण ही नहीं होता कि इससे बचने के लिए नोट को ही वापस लेना पड़े। क्या इस सरकार के पास यही एक रास्ता बचता है? आप भूल जाते हैं, लेकिन मैं याद दिला देता हूं।
2015 में मोदी सरकार ने एक कानून बनाया। इस कानून के तहत काला धन वालों को छूट दी गई कि 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच जो अपने अघोषित आय की घोषणा कर देगा उस पर 45% टैक्स दे देगा, काले को सफेद बनाकर घर चला जाएगा। 2019 में इसमें एनआरआई को भी जोड़ दिया गया। काला धन वालों के खिलाफ सख्ती का नाटक करने वाली सरकार मेहरबानी भी करती है, कुछ देकर बाकी ले जाओ, उन्हें सफेद करने का मौका भी देती है। बूझ गए कि नहीं बतवा हमार। गोदी मीडिया इसे भी मास्टर स्ट्रोक बता देगा। उसे अपने मास्टर का हीट स्ट्रोक भी मास्टर स्ट्रोक लगता है। बैंक के कैशियर और पेट्रोल पंप के मैनेजर की हालत खराब होने वाली है। नोटबंदी के बाद कई कैशियरों ने मुझे बताया था कि इतने नोट आ गए कि उन्हें गिनने के लिए मशीनें कम पड़ गईं, उनसे गलतियां हुई। कईयों ने अपनी जेब से उस नुकसान की भरपाई की। मुमकिन है बैंकों ने इस बार पूरी तैयारी कर ली होगी, उनके पास मशीनें पर्याप्त होंगी। पता चला कि पेट्रोल पंप का मैनेजर बैंकों के चक्कर लगा रहा है। इस फैसले को सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन कब नोट बंद हो जाए, कब चालू हो जाए, क्या इससे भारतीय रुपए की विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ता होगा? जिन लोगों ने 2000 के नोट में दहेज लिए हैं वे अपना देख लें। दुल्हन की विदाई बाद में कीजिएगा, पहले इस सामाजिक काला धन को निपटा लीजिए। यही नहीं, 2000 के नोटों की छपाई पर रिजर्व बैंक ने जो सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे वो भी तो पानी में बह गए। अभी वापस करने में भी आपका भी पैसा खर्च होगा, बशर्ते आपके पास बिना पेट्रोल के बैंक पहुंचने की कोई टेक्निक आ गई हो। इसका असली असर क्या है? इसका असली असर मेरे ख्याल से ये एक राजनीतिक इस पे मोटिवेशन है। मेरे हिसाब से कर्नाटक के इलेक्शन के बाद जिस तरह बीजेपी की हार हुई और जिस तरह करप्शन का वहाँ इशू बना, तो शायद मोदी जी ये सिग्नल देना चाहते हैं कि वो अभी भी भ्रष्टाचार और करप्शन पे पूरी तरह हावी हैं। और इससे मोदी जी कई एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं उस पर। अब सितंबर के बाद कई इलेक्शंस आ रही हैं कई राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो बड़े राज्य, राजस्थान, उस पर इसका असर पड़ सकता है क्योंकि आपको सबको पता है कैश का इस्तेमाल होता है। और अब बीजेपी, जहाँ तक बीजेपी रूलिंग पार्टी का सवाल है, इनको तो 90% इनका जो पैसा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए बैंकों से आता है, तो उन पे ज़्यादा असर शायद ना हो, अपोजिशन पे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कैश वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल शायद होता हो। और दूसरा मैं कहूँगा अर्थव्यवस्था पे आम आदमी पे इतना असर नहीं होगा, लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, मगर जो कुछ उद्योग हैं जो जैसे रियल एस्टेट सेक्टर, जहाँ पे अभी भी ब्लैक मनी का बहुत इस्तेमाल होता है। अभी भी आप हिंदुस्तान में कहीं भी घर खरीदने जाएं, किसी भी शहर में करीब 40% आपको ब्लैक पे देना पड़ता है, या अगर खरीद रहे हैं तो, या बेच रहे हैं तो लोग आपको ऑफर करते हैं। तो ये जो पैसा है ये किस तरह वापस आएगा बैंकों में, क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए एक लिमिट लगा रखी है 20,000 रुपए की। जब नोटबंदी हुई तब शक्तिकांत दास आर्थिक मामलों के सचिव थे, अब रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ये संयोग है या प्रयोग है? इसी साल 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का नोटबंदी पर फैसला आया। कोर्ट के 4 जजों ने नोटबंदी को सही माना, मगर एक जज ने इससे असहमति जताई। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है। सरकार ने इसे अधिसूचना ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों लागू की, जबकि उसके पास ऐसा करने के पर्याप्त अधिकार मौजूद थे? उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता था। अधिनियम का सहारा क्यों लिया गया? विधेयक का सहारा लिया जा सकता था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखना चाहिए था, संसद के पर बहस होनी चाहिए थी। इतनी सी बात समझ लेंगे तो फिर आप अपनी आर्थिक हालत के बारे में ठीक से समझ जाएंगे। जस्टिस नागरत्ना ने तो यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया है उससे साफ होता है कि रिजर्व बैंक ने स्वायत्त रूप से कोई फैसला नहीं लिया। सब कुछ केंद्र सरकार की मर्जी के अनुसार हुआ। 2016 में संसद को विश्वास में नहीं लिया गया। यह 8 अगस्त 1980 का हिंदुस्तान टाइम्स है। 82 साल के महेंद्र महर्षि जी पुराने पत्रकार हैं। उनके खजाने से हमें ये कतरन मिली है। 100 रुपए के नोट को बैन किया जाएगा या नहीं, संसद में बहस चल रही है। उस पर सरकार कह रही है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। उस समय इंदिरा गांधी सरकार के वित्त मंत्री आर वेंकटरमन राज्यसभा में बयान दे रहे हैं कि सरकार नोटबंदी पर विचार कर रही है। सब कुछ खुला खुला हो रहा है, लेकिन 100 के नोट को बैन नहीं किया जाएगा।
क्योंकि जनता को परेशानी होगी। गांवों में लोग 100 के नोट रखते हैं और अगर बैन किया गया तो आफत आ जाएगी, अफरा तफरी मच जाएगी। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि उन्हें पहले दिन से पता था कि 2000 का नोट काला धन वालों के लिए लाया गया है और अब उनकी यह बात साबित हो गई। कई लोग कह रहे हैं कि जिनके पास 2000 के नोट हैं वो अपना हिसाब अब तक लगा चुके होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। 2000 के नोट का संबंध भारत की पत्रकारिता के गटर में बह जाने से भी है। एक चैनल के 2 एंकर हैं जिन्हें इस नोट में कोई चिप दिखाई दे रही थी, जीपीएस टाइप की। इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया गया। 2000 के नोट की वापसी नोटबंदी नहीं है, यह सबको पता है। 30 सितंबर तक आप इसके जरिए खरीद बिक्री कर सकते हैं। बात आपकी परेशानी की नहीं है, बात उस राजनीति और कुतर्कों के भंवर की है जिसमें आपको डाला गया था। बैंक की लाइन में कोई काला धन वाला मिलेगा तो उसे हेलो जरूर कहिएगा। वैसे एक समाचार और है, दिव्य भास्कर अखबार ने छापा है। प्रधानमंत्री का गृह जिला है महसाणा। यहां से 3 महीने में 2600 लोग विदेश चले गए। 2600। ऐसा लगता है हर कोई भारत छोड़ देना चाहता है। गुजरात में इतना विकास हो गया होता तो लोग विदेश क्यों भागते? प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, आने पर यह सवाल उनसे पूछ लीजिएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।